पेपर 2 का जो पहला चैप्टर है हमारा, उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हाँ भाई, क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है ना? लफ्ज तो बहुत बड़ा है, मीनिंग बहुत छोटे से हैं। कोई बताएगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहते हैं? हाँ बच्चों। वैसे, हाँ बच्चों। Sir, how computer thinks or how computer behave on set of हाँ, हाउ कंप्यूटर थिंक और हाउ कंप्यूटर बिहेव। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउ कंप्यूटर बिहेव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ बच्चों। हाउ कंप्यूटर बिहेव, हाउ कंप्यूटर थिंक, या हाउ कंप्यूटर सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो हम कहते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सही? कोई मसला? अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हम कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं, यानी कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कंप्यूटर को यूज करें तो वी यूज सम टेक्निक्स। उनमें से एक टेक्निक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन। कितना भारी वर्ड है ना, एब्स्ट्रैक्शन। उफ, इसकी मीनिंग बड़े आसान है। क्या है एब्स्ट्रैक्शन? हाँ बच्चों, किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उनमें से पहली टेक्निक का नाम है एब्स्ट्रैक्शन। बड़ा मुश्किल लफ्ज है, बिल्कुल आसान सा लफ्ज, एब्स्ट्रैक्शन। हमने अभी बात की थी कि whenever a problem is given to us we need some facts and figures to solve the problem। अगर हमें फैक्ट्स एंड फिगर नहीं मिलेंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं एक स्टूडेंट के पिक्चर आपको दिखाऊं, बोलूं कि इसका ग्रेड बताओ, आप नहीं बता सकते। मैं एक शॉप के सामने आपको खड़ा कर दूं, बोलूं कि इसका प्रॉफिट बताओ, आप नहीं बता सकते। शॉप को देख के हम प्रॉफिट थोड़ी बता सकते हैं, एक स्टूडेंट की शक्ल देख के उसका ग्रेड थोड़ी बता सकते हैं। हमें कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कुछ चीजें, कुछ डेटा होगा तो ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। है ना? ऐसी बात है ना? ऐसी बात है ना बच्चों, कि वी कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट डेटा। डेटा के बगैर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब सपोज किया मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एम्प्लॉय है, उसकी पे कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट पे ऑफ एन एम्प्लॉय। तो आपको डेटा चाहिए, है ना? अब मैं एक एम्प्लॉय का डेटा जमा करना शुरू करता हूं। एक एम्प्लॉय का डेटा, डिफरेंट फॉर्म में हम डेटा रखते हैं अपने पास, है ना? जब आप बड़े होगे, आप कहीं पर अप्लाई कर रहे होगे तो आप एक बायो डेटा बनाओगे, एक रिज्यूम बनाओगे, है ना? उसमें बहुत सारी चीजें आप लिखोगे। या आप जब अपने सीएनआईसी के लिए आप गए थे, स्मार्ट कार्ड के लिए, तो नादरा जो डेटाबेस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आपसे बहुत सारा डेटा लिया था, है ना? स्कूल के अंदर जब अपने फॉर्म फिल किया था, वो बहुत सारा डेटा आप जमा करवाते हो। आप साइन अप करोगे ए लेवल के पेपर के लिए तो बहुत सारा डेटा आप सबमिट करवाओगे, है ना? ऐसा ही है ना? डेटा है ना? तो अगर मैं कहता हूँ एक एम्प्लॉय का डेटा, तो एक एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा हो सकता है, जरा बोलते जाए, मैं लिखता जाता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। एम्प्लॉय का नाम हो सकता है ना? और बोलो बच्चों, बोलो ना age, बच्चों। एज हो सकती है। अच्छा, एज जो है ना, एज हर दिन चेंज हो जाती है, तो उसके बजाय आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, है ना? आज एक आदमी की एज है 15 साल 10 महीने 12 दिन, तो कल 13 दिन हो जाएंगे, 13 डेज हो जाएंगे। तो एज इज चेंज एवरी डे।
तो whenever we store, we never store age, we store date of birth. चलें आगे बोलें, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। फोन नंबर। फोन नंबर, आगे बोलें, बोलते जाए, मैं लिखते जाऊंगा ना। जो सर भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, मैं DOJ कर दिया है, सही। ओके, पोस्ट जॉब भी होगी टाइटल। उसकी कोई ना कोई, उसके कोई पेरेंट्स का नाम होगा, उसका कोई ना कोई, मैं भी बोलते जा रहा हूँ, आप भी बोलते जाएं, आप बोलते जाएंगे, मैं लिखते जाऊंगा। एड्रेस होगा, कोई क्वालिफिकेशन होगी, होगी ना बच्चों, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी ना मेरे बच्चों। जी और क्या सर। होगा, और क्या होगा, एक्सपीरियंस लिख लूं। जी। अच्छा, इसके कोई सिबलिंग भी होंगे, उनके नाम भी लिख लेते हैं हम, कुछ कजन्स होंगे, ये डेटा ही है ना, नादरा में आप जाते हैं आपको बताना पड़ता है। उसके कुछ अंकल आंटी होंगे, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, है ना। उसका कोई टेम्पररी एड्रेस होगा, कोई परमानेंट एड्रेस होगा, कोई CNIC नंबर होगा, सही है। उसका कोई ईमेल होगी, और उसकी पे कैलकुलेट करना है तो उसके कोई अटेंडेंस होगी, डेज होंगे जिसमें उसने काम किया होगा, उसके कोई ना कोई वेजेस का रेट आपने लगाया होगा कि हम तुम्हें पर डे इतने देंगे, होगा ना। अब पे कैलकुलेट करने के लिए क्या ये सारा डेटा आप कलेक्ट करोगे, या कोई फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए, फिल्टर। फिल्टर लगा होना चाहिए। इस फिल्टर को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, फिल्टरिंग आउट ऑल अननेसेसरी डिटेल्स एंड स्टोरिंग ओनली एसेंशियल डेटा। आपको करना यह है कि अपने डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक एसेंशियल और एक नॉट एसेंशियल। आपने सपोज किया एम्प्लॉय का कोई कोड भी आपके पास, आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया एम्प्लॉय कोड एसेंशियल है, मुझे कैलकुलेट करने के लिए, पे कैलकुलेट करने के लिए उसकी मुझे डेज मालूम होनी चाहिए, उसके मुझे वेजेस मालूम हो, तो बस मैं इसकी पे कैलकुलेट कर लूंगा, बाकी मुझे किसी चीज की नीड नहीं है। ये जो आपने फिल्टर लगाया है, दिस फिल्टर इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या होगा, क्या एडवांटेज होगा, ये सब एग्जाम में टाइम क्वेश्चन सेव आए थे। कर रहा है। टाइम सेव कर रहा है, किस चीज में सेव कर रहा है टाइम भाई, दो दफा टाइम सेव कर रहा है ये। एक सर डेवलपमेंट, कैलकुलेशन के लिए। हाँ, एक तो डेवलपमेंट में भी आपका टाइम कम लगेगा, अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें एम्प्लॉय का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन, इन सब का कोड लिख रहे हो, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें से एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय की अटेंडेंस और उसकी वेजेस आपने लिखी हुई है, तो ये सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाएगा। तो डेवलपमेंट टाइम सेव हो जाएगा आपका, और एग्जीक्यूशन टाइम भी सेव होगा। अगर आपने ये कोड दे दिया जिसमें सारा डेटा एंटर करना है अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और आपने एक ऐसा कोड दिया है जिसमें आप एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय की अटेंडेंस और एम्प्लॉय के वेजेस लिख रहे हैं, तो उसका टाइम सेव हो जाएगा एग्जीक्यूशन, डेटा एंट्री। ठीक है, तो दो दफा टाइम सेव हो रहा है, एक दफा जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक दफा जब आपका क्लाइंट इसको यूज कर रहा है। चलें, टाइम सेव हो गया, और क्या फायदा हो जाएगा मेरे बच्चों, सर मैनेजेबल हो जाएगा। ये मैनेजेबल हो जाएगा। अगर आपका कोड बहुत ज्यादा लेंदी है ना, तो इसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना भी आपको बहुत मुश्किल होगा। अब कोड छोटा है तो मैनेजेबल हो जाएगा आपके लिए, उसके एरर्स को भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे। और क्या होगा, बोलो बेटा, आत्मा, आबिर, आगा साहब, अलीमान, हलीमा। Sir, it will हाँ take हाँ less बोलो। space in memory. हाँ,
ये दो जगह स्पेस कम देगा। एक डिस्क के ऊपर कोड इज शॉर्टर, smaller, so it will take lesser space on disk and it will take lesser space in your memory. When it takes lesser space in your memory, its execution time will be faster. सही है भाई? आर यू गेटिंग इट? ये सारी बातें आपको नोट करनी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा पास पेपर का, तो अभी आप सॉल्व करोगे। ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा उसमें। तो पहली टेक्निक क्या थी? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? स्टोरिंग ओनली एसेंशियल डेटा। टेक्निक ऑफ स्टोरिंग ओनली एसेंशियल डेटा बाय filtering out unnecessary detail is known as abstraction. इसके बाद सेकंड टेक्निक हम यूज करते हैं और वो टेक्निक है हमारी डीकंपोजिशन। क्या होती है भाई ये डीकंपोजिशन? So to divide the problem into sub parts. हाँ, जब आपको एक टास्क मिले तो आप क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर दें। एक कॉम्प्लेक्स टास्क आपका क्या हो जाए, सिंपलर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि वर्ड प्रोसेसर बनाना है, डेवलप करना है वर्ड प्रोसेसर। तो आप एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप ये वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर किसी एक प्रोग्रामर को दे दो, बोलो कि बनाए भाई। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। आपने इसके अंदर बना दिया यूजर इंटरफेस, आपने इसमें बना दिया फाइलिंग का सॉफ्टवेयर, आपने कह दिया डिक्शनरी है, आपने इसके अंदर फाइंड एंड रिप्लेस है, आपने कॉपी कट पेस्ट है। ठीक है ना? ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपने बना दिए। फिर एक को बोला है कि तुम इसका यूजर इंटरफेस बना दो, एक को बोला है कि तुम इसका सिर्फ वो सिर्फ क्या कर दो कि आप इसका जो है वो स्पेल चेकर बना दो, एक से कह दिया तुम फाइल हैंडलिंग का सॉफ्टवेयर बना दो। तो यू कैन असाइन मल्टीपल टीम्स ऑन मल्टीपल सब प्रोग्राम्स। अब आपका डेवलपमेंट टाइम बच जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? एक प्रोग्रामर पूरा कोड लिखेगा, उसको ज्यादा टाइम चाहिए, और डिफरेंट टीम्स काम कर रही होंगी तो उनका टाइम क्या हो जाएगा, एक साथ काम करेंगे तो टाइम आपका बच जाएगा। और क्या फायदा होगा? और क्या फायदा होगा बच्चों? डीबगिंग इजी हो जाएगी। डीबगिंग इजी हो जाएगी। याद रखें, किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर आइडेंटिफाई करना, एरर को लोकेट करना एक बहुत बड़ा टास्क। आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके अपने क्लाइंट के हैंडओवर कर दिया जिसमें कोई बग हो, तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा के लिए लूज कर दिया। ठीक है ना? और एक बड़े प्रोग्राम के अंदर बग्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। छोटे छोटे चंक्स के अंदर प्रोग्राम होते हैं, इनके बग्स को आइडेंटिफाई करना इजी होता है। पॉइंट्स नोट करें। एक क्या बोला आपका, डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो गया, और एक हो गया डीबग इजी हो गया। आगे बोले, बोले शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। अच्छा, आप अभी बाद में आप क्या करना, एमएस वर्ड चलाकर देखना, एक्सेल पावर पॉइंट चलाकर देखना, और दूसरे सॉफ्टवेयर जो जरूरी नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट के चलाकर देखना। आप ये देखोगे कि जब आप फाइल ओपन करते हैं तो एक ही इंटरफेस आता है, सेव करते हैं प्रिंट करते हैं तो सेम इंटरफेस आ रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल हैंडलिंग का सॉफ्टवेयर एक दफा लिखा है और हर प्रोग्राम के अंदर उसको यूज कर लिया है, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। आप क्या करो, अपना नाम लिखो किसी भी सॉफ्टवेयर में, आपका नाम इंग्लिश में नहीं है, इसलिए वो क्या कर देगा, स्पेलिंग एरर दे देगा। सही है? आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएगा ऐड टू डिक्शनरी। आप पहले वर्ड पे लिख कर देख लो, पावर पॉइंट पे लिख कर देख लो, आप ईमेल में लिख कर देख लो, ब्राउजिंग करते हुए लिख कर देख लो, स्पेलिंग एरर देगा। फिर क्या करो, आप किसी एक प्रोग्राम के अंदर आप राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दो, और फिर किसी भी दूसरे प्रोग्राम के अंदर आप अपना नाम लिखोगे तो वहां पर स्पेलिंग का एरर नहीं आएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक डिक्शनरी सारे लोग यूज कर रहे हैं, है ना? तो आपका कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो बच्चों, क्या बढ़ गया भाई? आपका रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। तो आपके पास डीकम्पोजिशन का बेनिफिट क्या है कि यू कैन divide a task into different subtasks to make them more simpler. हाँ, different teams can be assigned on the task. ठीक है, डेवलपमेंट टाइम इज रिड्यूस्ड। अच्छा, अब आप क्या करते हो कि जो जिसका एक्सपर्ट होता है उससे वही वाला काम करवाते हैं, तो स्पेशलाइजेशन इज इंक्रीज, राइट? इजी टू डिबग, रीयूजेबिलिटी इज इंक्रीज। ठीक है, ये आपके एडवांटेजेस हैं किसके भाई? डीकम्पोजिशन के। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टेप वाइज रिफाइन, एक टॉपिक आता है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, उसको कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। कैलकुलेट करनी थी पे, सही है। मैंने कहा कि मुझे चाहिए वेजेस, डेज। मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा पे इज इक्वल टू डेज टाइम वेजेस, सही है। ये इनपुट ले लिया मैंने, और ये आउटपुट दे दिया मैंने। क्या समझते हैं, कंपनी में इस तरह पे कैलकुलेट होती होगी? किसी एम्प्लॉय ने आपके सपोज किया उसको कुछ एडवांस चाहिए, तो क्या एडवांस नहीं देती होगी कंपनी? किसी एम्प्लॉय को कोई लोन चाहिए, तो क्या कंपनी उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं लेती होगी? कोई बीमार हो जाए तो क्या उसको मेडिकल अलाउंस नहीं देती होगी? जो एम्प्लॉयज है उनको हाउस रेंट, उनको कन्वेंस नहीं देती होगी? किसी एम्प्लॉय को अगर कहीं दूर भेजा है तो क्या उसको टीए डीए नहीं देती होगी? पे सिर्फ इन वैल्यूज से कैलकुलेट नहीं होती, पे के अंदर आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ती। हर एम्प्लॉय को, फिर उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज को आप कैजुअल लीव भी देते होंगे, मेडिकल लीव भी देते होंगे। तो आपने जो एब्स्ट्रैक्शन किया, उस एब्स्ट्रैक्शन ने क्या किया कि आपके अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव कर दिया। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या करता है, इसमें नेसेसरी डिटेल्स को ऐड कर रहा होता है। जब आपको पे कैलकुलेट करनी है तो आप ये देखते हो कि आपको हाउस रेंट की आप देते हो नहीं देते हो, आप कन्वेंस कोई प्रोविडेंट फंड की कटौती करते हो नहीं करते हो, कोई एडवांस लिया है तो वो नेक्स्ट सैलरी से डिटेक्ट करते हो नहीं करते हो, इंस्टॉलमेंट्स आप लोन की से डिटेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, इस पर कोई टैक्स आप लगाते हो नहीं लगाते हो, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी। इन डिटेल्स को ऐड करने को हम कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। अब आपका कोड क्या हो रहा है? रिफाइन हो रहा है। सही है बच्चों? एनी इशू? एनी इशू? No, sir. अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, सही है। हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं भी आपको बताता हूँ ये कहाँ पे आपको मिल जाएंगे, नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, मैं भी आपको दे देता हूँ नोट्स। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक
एक मिनट। जी सर, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2AC। यहाँ पे 2AC का मतलब ये हुआ कि ये आपके इस सीरीज का यानी 9618 का सेकंड एग्जाम है। ए का मतलब ये हुआ कि वेरिएंट 1 है, सी का मतलब ये कि वेरिएंट 3 है। मोस्टली वेरिएंट 1 और 3 में सेम पेपर आता है। हमारा वेरिएंट 2 है जिसको मैं बी बोलूंगा। क्या कह रहा है अभी? एन एयरलाइन टिकट वांट्स टू प्रोवाइड पैसेंजर विथ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल फ्लाइट्स and allow them to book their flight using an online booking system. Tick one box in each row of the following to indicate whether each item of the information would be essential for the customer and when making the booking. जी सर, आपको इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसेंशियल हैं और कौन से एसेंशियल नहीं हैं। पहले आप लोग कर लें, फिर हम बात करते हैं। पहले आप खुद करें। ये है 1 2 3 4 5 6। आप मार्क कर लें कि इसमें एसेंशियल कौन कौन से हैं, उनका नंबर मार्क कर लें, और जो नॉन एसेंशियल हैं वो कौन कौन से हैं वो नंबर मार्क कर लें। 3 मार्क का क्वेश्चन है, खाली टिक लगाना है। डन? डन बच्चों? यस निमल, व्हाट आर एसेंशियल? Yes, sir. इसमें एसेंशियल क्या क्या होंगे? Um, Departure time is essential. हाँ, डिपार्चर टाइम चाहिए। Flight number is also essential. अच्छा, किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन भी कर सकता है भाई। I think um 4 is not essential. And 6 maybe. I don't know. I'm not sure about 6. ओके ओके, यस एनीवन एल्स? Sir, सलीमा? wouldn't ticket, sir, ticket price would be essential. टिकट प्राइस इज एसेंशियल। And sir, departure airport. हाँ, it may be possible that in your city there are more than one airports, so departure airport will be essential. But flight number is not essential, right? जब आप बुक कर लोगे तो आपको बता देगा आपको कौन सी फ्लाइट नंबर है। सो डिपार्चर टाइम, डिपार्चर एयरपोर्ट एंड टिकट प्राइसेस आर एसेंशियल। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहा है आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज टू फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट एसेंशियल व्हेन डिजाइनिंग द बुकिंग सिस्टम। इस टेक्निक का नाम क्या था? Abstraction. एब्स्ट्रैक्शन, राइट? इस टेक्निक का नाम था एब्स्ट्रैक्शन। फिर डेवलपमेंट टाइम विल बी रिड्यूस्ड, राइट? कोड it will take lesser space on disk, it will take lesser space on memory, its execution time will be faster, right? अच्छा, अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई 2 एडिशनल
पीस ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने कहा ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, ठीक है। इसके अलावा भी ये कह रहा है कि 2 और ऐसी चीजें बता दें जो एसेंशियल होंगी। सीट नंबर, सीट नंबर तो Departure वो आपको पता date. है। डिपार्चर डेट, डेट भी आपका आपके लिए एसेंशियल है, और अराइवल टाइम भी Sir, आपका arrival. एसेंशियल। अराइवल टाइम, जिस एयरपोर्ट पर आप पहुंचोगे उस एयरपोर्ट के ऊपर अराइवल टाइम आपके लिए एसेंशियल होगा। उस एयरपोर्ट का नाम आपके लिए एसेंशियल होगा कि किस एयरपोर्ट के ऊपर आपका अराइवल हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राइट, इज इट क्लियर बेटा? एनी इशू? अच्छा, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन आया, आपसे कहता है कि 2 मार्क के लिए डिकम्पोजिशन को डिस्क्राइब करें। ठीक है, अच्छा भाई। और ये तो अभी हमने नहीं पढ़ा, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये भी हमने नहीं पढ़ा। चल, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? एनी इशू? हेलो बच्चों, इज देयर एनी इशू? No, sir. No, sir. अब No, sir. एक चीज मुझे और करवानी है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका और टाइम लूँ। स्टार्ट करें, फास्ट पेस पे चलेंगे बेटा। हाँ, चलें, स्टार्ट करें, करें बेटा? यहाँ तक तो समझ में आ गया ना जी ये? sir. इसके मैं अभी नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, तो फिर आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ये मैं इस पे क्लासरूम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्लासरूम का मैं भी लिंक आपको बताता हूँ, फिर वहां से आप हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ? हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डीकम्पोजिशन। ठीक है भाई, डीकम्पोजिशन में हमने क्या कहा कि ब्रेक डाउन अ टास्क इनटू सब टास्क एंड फर्दर सब टास्क, यही बात की थी ना हमने। फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट एवरेज, बिल्कुल सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल ले रहा हूं, एवरेज। वी कैन break down this task into 3 subtasks: input num, calculation, display, average। ठीक है बेटा? देखो बेटा, अगर आपको किसी फाइल को प्रिंट करना होता है तो पहले आप क्या करते हो, उस फाइल को किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करते हो। जैसे वर्ड की फाइल है तो वर्ड में ओपन किया, देन यू विल प्रिंट इट। किसी फाइल में स्पेल चेक करना होता है तो उस सॉफ्टवेयर को किसी फाइल में ओपन करते हैं, और उस फाइल को किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं, फिर स्पेल चेक करते हैं। अगर आपने एक्सेल के अंदर कोई फाइल बनाई हुई है, यू वांट टू मेक चेंजेस, तो फर्स्टली यू विल ओपन द फाइल इन एक्सेल एंड देन यू विल मेक चेंजेस। ऐसे ही होगा ना? सही कह रहा हूं ना मैं? हेलो, Yes, sir. ठीक है ना? इट मीन्स टू चेक स्पेलिंग, to edit a word file, to check spelling of a word file, to print a word file, we need to open Microsoft Word, then we will perform all these tasks. We can say that Microsoft Word is main task, spell checking, printing, editing are subtasks. ठीक है? I can say that average is main task and input num, calculation and display are subtasks. ठीक है भाई? अच्छा भाई,
जब मैं इसके सब टास्क को चलाऊंगा तो सबसे पहले मैं कौन सा सब टास्क चलाऊंगा? आई एम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहला कौन सा सब टास्क चलाऊंगा? Input, देन calculation, देन display. it means this diagram shows the sequence of your program. ये डायग्राम आपको सीक्वेंस बता रही। अच्छा, मेन टास्क कौन सा है और सब टास्क कौन से हैं? Mean, average, calculate. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायग्राम आपको हायरार्की भी शो कर रही है। हायरार्की स्पेलिंग चेक कर लेना। ये हायरार्की भी शो कर रही है कि टॉप पर कौन है, बॉटम पे कौन है, मिड में कौन है। अच्छा, आपने मेन प्रोग्राम को कितने सब प्रोग्राम में डिवाइड किया हुआ है? इनपुट नम, कैलकुलेशन, डिस्प्ले एवरेज। तो ये आपको सब टास्क के नाम भी बता रही है। हम सब टास्क को एक नाम देते हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं कि ये मॉड्यूल है, सब रूटीन है। तो आपको इस डायग्राम से उनके नाम भी पता चल रहे हैं। अच्छा, होगा ये कि जब इनपुट यूजर से कोई नंबर इनपुट लेगा तो ये नंबर सेंड कर देगा मेन टास्क को। जैसे मैंने लिख दिया N1 N2, टू नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इनपुट नम ने यूजर से नंबर्स इनपुट लिए N1 N2 एंड सेंड दीज नंबर्स टू एवरेज। Average will pass these numbers to calculation and calculation will perform calculation on these numbers and send result to average. Average will pass this average to display and display will display this result on the screen. Any objection बच्चों? Any objection? No. 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 इसका मतलब ये हुआ कि दिस डायग्राम शोज द डेटा आइटम विच आर बीइंग एक्सचेंज अमंग मॉड्यूल्स। क्या बोला है? क्या क्या बताया? इस ये डायग्राम आपको क्या बता रही थी? ये डायग्राम आपको बता रही थी सीक्वेंस क्या है, ये आपको बता रही थी हायरार्की क्या है, हायरार्की स्पेलिंग चेक कर लेना। ये बता रही थी मॉड्यूल्स क्या है, ये बता रही है आपको नेम ऑफ डेटा आइटम्स बीइंग एक्सचेंज among modules। बता रही है बच्चों? the data item being exchanged among modules are known as parameters। इस डायग्राम का नाम है स्ट्रक्चर चार्ट। हमारे पास हर साल एग्जाम में स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन आता है और हमारा पूरा पेपर 2 स्ट्रक्चर चार्ट के कॉन्सेप्ट्स पर बेस करता है, इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्ट में आपको स्ट्रक्चर चार्ट करवा रहा हूं। यहां तक कोई बात जो समझ में नहीं आई हो? ये स्ट्रक्चर चार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रही है डीकंपोजिशन को।
डिकम्पोज हो गया ना एवरेज। ज्यादा कोई मसला कोई परेशानी? मेरे बच्चों बहुत फास्ट तो नहीं हूं मैं? नहीं सर। है ना, ये हमें पेस ये रखना पड़ेगा तभी होगा। फातिमा, फातिमा बेटा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर। नहीं हो रही है ना, गुड। अबीर, नहीं सर। ठीक है, अच्छी बात है माशा। तो हमने क्या बात की है कि स्ट्रक्चर चार्ट हमें ये बताता है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। ये मॉड्यूल क्या होते हैं? हम कहते हैं मॉड्यूल्स आर सेक्शन ऑफ कोड that perform part of the task। ये वो सेक्शन ऑफ कोड हैं जो आपके टास्क का सिंपल एक पार्ट बता रहे हैं। जैसे एवरेज एक मॉड्यूल है आपका, इनपुट नम एक मॉड्यूल है, कैलकुलेशन एक मॉड्यूल है, डिस्प्ले एवरेज एक मॉड्यूल। सही बेटा? देखें, अगर मैं वर्ड पर आता हूं तो मुझे स्पेल चेकर वर्ड में चलाना होता है, मुझे फाइल हैंडलिंग वर्ड में चलानी होती है, मुझे एडिटिंग का सॉफ्टवेयर मॉड्यूल वर्ड में चलाना होता है। तो हम कहेंगे कि वर्ड क्या है? मेन मॉड्यूल है, स्पेल चेकर सब मॉड्यूल है, फाइल हैंडलिंग सब मॉड्यूल है, और एडिटिंग सब मॉड्यूल है। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं ना? सही बेटा। अच्छा, अगर हम, अच्छा यहां पर जो पैरामीटर, पैरामीटर किसको बोला था हमने? डेटा आइटम बीइंग एक्सचेंज अमंग मॉड्यूल्स। जिसका क्या किया हमने? हमने एवरेज बनाया, एवरेज का एक सब मॉड्यूल बनाया हमने, इनपुट नाम। एक सब मॉड्यूल हमने बनाया है कैलकुलेशन, एक सब मॉड्यूल बनाया हमने डिस्प्ले। तीनों को मैंने एवरेज से कनेक्ट कर दिया। आप ऑब्जर्व करना है कि तीनों को मैं एक पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा हूं। इसकी रीजन है, ये हम जब और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। इनपुट नम एवरेज को एक डेटा आइटम दे रहा है N1, एक डेटा आइटम दे रहा है N2। एवरेज ये डेटा आइटम पास कर रहा है कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन एवरेज को इसका रिजल्ट दे रहा है कैलकुलेट करने के बाद। एवरेज इस रिजल्ट को पास कर रहा है और डिस्प्ले इस रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर। आप ये ऑब्जर्व करें कि इनमें से ये जो दो मॉड्यूल हैं, ये कोई ना कोई डेटा आइटम अपने अपर मॉड्यूल को दे रहे हैं। सही है? और ये जो मॉड्यूल है, ये अपने अपर मॉड्यूल को कोई डेटा आइटम नहीं दे रहा। जी बेटा। If any low level module is sending data item to upper level module, we use a term return। या रिटर्न जो है वो
रिटर्न का क्या मतलब है? A lower level module is passing data to upper level module. मॉड्यूल सब टास्क, ठीक कह रहा हूं बेटा मैं? And a module that always returns something is known as function. Anything is known as procedure. जी बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुश्किल हो रहा है? सर प्रोसीजर वाली बात मुश्किल हो रहा रिपीट है? कर देंगे? देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि वी हैव अ हायरार्की, देयर इज अपर लेवल मॉड्यूल and there are some lower level module. Whenever upper level module is executing a lower level module, we say a word call. हम कहेंगे average is calling input num, average is calling calculation, average is calling display. क्या कह रहा हूं मैं? average एक मॉड्यूल है तो इसके साथ मैं राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, ये बताएगा ये मॉड्यूल है, is calling input num. ठीक है? एनी ऑब्जेक्शन? इनपुट नम is returning numbers to average. जी भाई, ये दो सेंटेंस मेरी समझ में आए, मैं टाइप कर दूं इनको अगर आप बोलें तो, अगर मेरी राइटिंग में मसला आ रहा है तो मैं इसको टाइप कर देता हूं। मैंने एक वर्ड अभी यूज किया है कॉल, बहुत सारी चीजें हमने नई नई पढ़ी हैं, इनमें से एक वर्ड मैंने अभी यूज किया है कॉल। कॉल क्या होता है? एक अपर लेवल मॉड्यूल जब लोअर लेवल मॉड्यूल को चलाता है तो उसको हम कहते हैं कॉल। यहाँ अपर लेवल मॉड्यूल है एवरेज, मैं कह रहा हूं एवरेज इज कॉल। असल बात ये है, आई मैंने लगा दिया इसके अंदर। इनपुट नम, मैंने इसके सामने राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं, ये बता रहे हैं कि मॉड्यूल है। इस सेंटेंस पे कोई ऑब्जेक्शन? इसका मतलब है कि एवरेज इनपुट नम को चला रहा है, सिंपल, वेरी सिंपल। इनपुट नम इज रिटर्निंग n1 n2 टू एवरेज। रिटर्न का मतलब वापस करना नहीं है। इफ लोअर लेवल मॉड्यूल इज सेंडिंग डेटा टू अपर लेवल मॉड्यूल, हु इज कॉलिंग इट? एवरेज ने इसको कॉल किया था, इसने उसको n1 n2 दे दिया। आप वर्ड में जाके स्पेल चेकर को कॉल करते हैं, स्पेल चेकर आपके टेक्स्ट के अंदर स्पेलिंग को चेक कर लेता है। आप वर्ड में जाके फाइल हैंडलिंग या प्रिंट की कॉल जॉब को कॉल करते हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? एवरेज इज कॉलिंग कैलकुलेशन विथ n1 एंड n2। क्या मतलब हुआ? ये क्या कर रही है?
जब एवरेज इन कैलकुलेशन को कॉल कर रहा है तो उसको n1 n2 पास कर रहा है। एवरेज इज रिटर्निंग ए टू एवरेज। सही है? नहीं, एवरेज नहीं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन रिटर्न कर रहा है ना ये। और फिर उसके बाद क्या है? एवरेज इज कॉलिंग डिस्प्ले विथ ए। डिस्प्ले भी मॉड्यूल है तो ये मैंने डिस्प्ले इज डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑन स्क्रीन। ये बताओ, डिस्प्ले ने कोई डेटा आइटम एवरेज को दिया है? No, sir. नहीं दिया है। जो मॉड्यूल अपने कॉलिंग मॉड्यूल को डेटा आइटम नहीं देता है उसको हम कहते हैं प्रोसीजर। डिस्प्ले से कोई डेटा आइटम ऊपर नहीं जा रहा है। देखो, ये n1 n2 रिटर्न हुआ, ये a रिटर्न हुआ, लेकिन यहां से कोई भी चीज रिटर्न नहीं हुई। जो रिटर्न कर रहा है वो है फंक्शन, और जो रिटर्न नहीं कर रहा है वो है प्रोसीजर। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब टास्क, टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, टू टाइप्स ऑफ सब रूटीन्स, वन दैट ऑलवेज रिटर्न समथिंग, अदर वन दैट नेवर रिटर्न समथिंग। तो जो रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन है, जो रिटर्न नहीं कर रहा है वो प्रोसीजर। राइट? और ये स्ट्रक्चर चार्ट आपको ये भी बता रही है कि एक सब मॉड्यूल, वेदर अ सब मॉड्यूल इज अ फंक्शन और प्रोसीजर। ये आपको ये भी बता रहा है कि वेदर अ सब मॉड्यूल इज फंक्शन और प्रोसीजर। बात समझ में आ रही है आपके? देखो भाई, क्या किया था Yes, sir. हमने। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग। हमने कहा था हमारे पेपर 2 का पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम हम कहते हैं जो टास्क हमें मिलता है और उसको कर लेते हैं तो हम कहते हैं हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जब भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं। इनमें से एक टेक्निक थी एब्स्ट्रैक्शन। हम करते ये हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, हम डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा डेटा एसेंशियल है और कौन कौन सा डेटा नॉन एसेंशियल है। हम सिर्फ एसेंशियल डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं, नॉन एसेंशियल डेटा को अपने पास से इग्नोर कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। कभी कभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें कुछ डिटेल्स को ऐड करना पड़ता है। जब हम डिटेल्स को ऐड कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट में डिटेल्स ऐड होंगी, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर अननेसेसरी डिटेल्स रिमूव होंगी। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट नेसेसरी डिटेल को ऐड करेगा, एब्स्ट्रैक्शन अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव करेगा। ठीक है?
आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक क्या कर रहा है, एसेंशियल डिटेल्स को ऐड कर रहा है, एक क्या कर रहा है, नॉन एसेंशियल डिटेल्स को रिमूव कर रहा है। फिर हम करते ही हैं कि अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन के लिए हम डिफरेंट, इसके हमारे पास डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। इसकी एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम डायग्राम बनाकर। डायग्राम को हम कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। इस डायग्राम को हम कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट। इस डायग्राम के अंदर हम सारे मेन टास्क और सब टास्क को शो करते हैं। तो हमें इस डायग्राम को देखकर पता चल जाता है कि हमने अपने प्रोग्राम को कैसे डिकम्पोज किया है। इसमें हम वो डेटा आइटम्स भी स्टोर करते हैं विच आर बीइंग एक्सचेंज अमंग मॉड्यूल्स। इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि कौन से मॉड्यूल हैं जो डेटा को रिटर्न कर रहे हैं, कौन से मॉड्यूल हैं जो डेटा को रिटर्न कर रहे हैं। जो रिटर्न कर रहे हैं उनको हमने कहा था कि फंक्शन है, और जो रिटर्न नहीं करते हैं उनको हमने कहा था प्रोसीजर। ठीक है। इस स्ट्रक्चर डायग्राम से हमें ये पता चलती है कि आपके प्रोग्राम का की सीक्वेंस क्या है, आपके प्रोग्राम की हायरार्की क्या है। ठीक है। आपके प्रोग्राम में कौन से डेटा आइटम हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं अमंग मॉड्यूल्स, कौन से मॉड्यूल ऐसे हैं जो डेटा को रिटर्न कर रहे हैं, कौन से मॉड्यूल ऐसे हैं जो डेटा को रिटर्न नहीं कर। पूछें भाई, कोई चीज आपको पूछनी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। अगर आपको लगा है कि स्पीड फास्ट है तो मुझे बता दें, लेकिन स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी, पता है। जब तक आपके अभी सारी इसकी हम पास्ट पेपर सॉल्व करना शुरू, लेकिन सॉल्व करना बहुत डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, पूछें, कुछ पूछना है तो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि आप नोट्स वगैरह कहाँ से लोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं शेयर कर रहा हूँ अपना टैब। सही, ये है आपकी क्लासरूम। मैं इसके अंदर सारे नोट्स में यहाँ पर, अभी तो नहीं है ना, सारे नोट्स में इसमें डाल दूंगा। थोड़ी देर में बैठ के मैं सारे नोट्स इसमें डाल दूंगा, सारे पास पेपर में इसमें डाल दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप पास पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासरूम का ये कोड है। ठीक है। इस कोड की पिक्चर ले लें। ठीक है ना। और जब आप क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे आपसे कोड पूछेगा, कोड टाइप कर लेना आप। इस क्लासरूम को ज्वाइन करने का ये लिंक है, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो या तो आप ये लिंक कॉपी कर लो, इस पे क्लिक करके आप क्लासरूम को ज्वाइन कर लें। इसमें इस क्लासरूम के अंदर, ठीक, इस क्लासरूम में क्लास वर्क है। इस क्लास वर्क में ये हमारा जो नजर आ रहा है ना आपको, एएस ऑनलाइन, इसके अंदर आपके सारे के सारे जो है मटेरियल होगा। जैसा ये वन नोट की डॉक्यूमेंट जिसपे मैंने अभी काम किया ना, मैं अभी इसका लिंक इसके अंदर शेयर कर दूंगा यहाँ पर। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंट है, ये बहुत हैवी होती है, लेकिन ये मेरे उस पे सेव होगी तो आपकी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आप इजीली इसको अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो फिर ये स्पेस लेगा, तो डाउनलोड करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप क्या कर लेना, कहीं पे सेव कर लेना, हार्ड ड्राइव पे सेव कर लेना। ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर एएस ऑनलाइन, अभी ये मैंने टॉपिक बनाया तो इसमें अभी मैंने कुछ डाला नहीं। तो यहाँ पर आपको ये आपको क्लासरूम की रिकॉर्डिंग भी सारी मिल जाएंगी, जो मैं क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये भी आपको मिल जाएगा। और दूसरा आपको
ये जो जो हम काम कर रहे हैं जिस बोर्ड के ऊपर, ये वन नोट है, ये वन नोट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि हमारे पास ये मेरी वेबसाइट है inqilabpatel.com। ठीक है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एएस लेवल के नोट्स मिल जाएंगे सारे। अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो अपडेटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने इस पे काम नहीं किया, अभी करूंगा तो ये पुराने लास्ट ईयर के नोट्स हैं, 225 के नोट्स मैं इसमें भी डालूंगा। फिर इसके अंदर आपको पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सारे पास्ट पेपर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सही। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर मैंने नोट्स में पास्ट पेपर यहाँ पे रखे हुए हैं। दूसरा देखें, ये क्विक रिवीजन है, और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट पेपर्स। ठीक है। इन पास्ट पेपर्स को किस तरह मैंने बनाया है कि मैं इसको यहीं पे खोल लेता हूँ। अच्छा, ये वाला मैं पेज शेयर कर लेता हूँ। ये कौन सा है? 9618। देखिए, ये आपका पास्ट पेपर। अच्छा, अब ये पास्ट पेपर मैंने किस तरह बनाया हुआ है कि जैसा ये पेपर वन, तो पेपर वन के अंदर जैसा स्पेसिमेन पेपर है, इस स्पेसिमेन पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन हैं उनके टॉपिक भी लिख दिए। यानी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करनी है, तो आप गए नंबर हर ईयर में से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आपने यहाँ पे। अच्छा, ये लिंक्ड है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा जो इस पेज नंबर पे आपको ले जाएगा। तो आपको ये टॉपिकल भी समझें आप, ये इस तरह टॉपिकल है कि नंबर सिस्टम है तो ये नंबर सिस्टम के सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज से आप नंबर सिस्टम का टॉपिक सेलेक्ट करें, वहां पहुंच जाएं। जैसे आज मैंने आपको बाइनरी और डिनरी कन्वर्जन करवाई है, बहुत सिंपल सी, तो वो नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास पेपर टू का पास पेपर्स हैं, पेपर टू के पास पेपर पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको स्ट्रक्चर चार्ट के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं पेपर टू का पास पेपर सॉल्व खोलूं, ठीक है ना, अभी जो हमने टॉपिक किया है वो हमने किया है स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, अब मैं इसको शेयर करता हूँ वाली स्क्रीन को, पेपर टू का पास पेपर। हाँ। हम्म, ठीक है, ये पेपर टू का पास पेपर। ये देखें, स्पेसिमेन पेपर में ये आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन है। चलो, स्ट्रक्चर चार्ट का ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में या कभी कभी किसी एक एग्जाम को छोड़ के ये स्ट्रक्चर चार्ट का आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर चार्ट के क्वेश्चंस को आप देख लें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। दूसरा ये एक, अभी हमने स्ट्रक्चर चार्ट का टॉपिक किया है, हाँ? जरा ये हैवी फाइल है तो डाउनलोड होगी। अच्छा, इसमें वो भी है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि स्टेट थ्री आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द डायग्राम शोज अबाउट द डिजाइन ऑफ रैम। बताएं क्या क्या चीजें पता चल रही हैं इसको देखकर। बच्चों, बताओ क्या क्या चीजें पता चल रही हैं इसको देखकर। अभी तो किया ही हमने। Sir, the hierarchy of the modules. हाँ, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल पता चल रहा है कि सबसे टॉप पर चेकआउट है, फिर कार्ड पेमेंट है, और फिर अकाउंट पेमेंट है। और क्या पता चल रहा है Sir, भाई? parameters. पैरामीटर्स पता चल रहे हैं, द डेटा आइटम बीइंग एक्सचेंज अमंग मॉड्यूल, और सीक्वेंस,
और इट इज शोन दैट कार्ड पेमेंट इज अ फंक्शन। क्यों कार्ड पेमेंट फंक्शन क्यों है भाई? कार्ड पेमेंट फंक्शन क्यों है? सर रिटर्न कर रहा है। हाँ, और अकाउंट पेमेंट क्या हुआ? For procedure? प्रोसीजर। प्रोसीजर है। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि वेदर अब मॉड्यूल इज फंक्शन और प्रोसीजर, है ना? ये क्वेश्चन आया हमारे पास। तो इसी आप देखें, इसमें मार्किंग स्कीम भी है, तो उसको भी देख लेना आप, ये लिखा हुआ है सारा, यहाँ से रट्टा लगा लेना। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को डाउनलोड करोगे तो आप एक काम ये करना, आज ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये पेपर 2 वाली स्पेशली, और पेपर 2 वाली उसमें से जितने स्ट्रक्चर चार्ट के क्वेश्चन हैं इनको देख लेना। अभी हमने पूरा नहीं किया है टॉपिक, अभी हमें इसमें काम करना है, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन। अब देखो स्ट्रक्चर चार्ट के क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है अभी? अपडेट लोन के सामने क्या लगा हुआ है? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? ये क्या चीज है बच्चों? Module? मॉड्यूल है। अब क्या कह रहा है? अपडेट कॉल का मतलब क्या था कि ऊपर वाला मॉड्यूल नीचे वाले मॉड्यूल को चलाता था, है ना? तो अपडेट लोन किसको कॉल कर रहा है? लोन एक्सटेंड को और लोन रिटर्न को। तो अपर मॉड्यूल क्या हो गया? अपडेट लो। हाँ, और लोअर Data? लेवल मॉड्यूल हो गया लोन एक्सटेंड एंड लोन रिटर्न। नीचे क्या बोल रहा है? लोन एक्सटेंड इज कॉल्ड विथ पैरामीटर, लोन आईडी एंड बुक आईडी। यानी लोन एक्सटेंड जब कॉल कर रहे हैं तो उसको आप दो पैरामीटर दे रहे हैं, लोन आईडी और बुक आईडी। और फिर कह रहा है कि लोन एक्सटेंड कॉल कर रहा है चेक रिजर्व को, यानी एक ऊपर वाला मॉड्यूल है वो नीचे वाले मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, वो उससे नीचे एक और मॉड्यूल को कॉल कर। हम करेंगे इसको, लेकिन आप इसको जरा देख लेना, ठीक है बेटा? आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा ए लेवल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनका ए स्टार आता है वो यू पे भी चले जाते हैं, सी पे भी चले जाते हैं, एएस के अंदर एंड में रीटेक पे बैठे हुए होते हैं। याद रखना, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन कि ए स्टार लेने वाला बच्चा जो है वो डी और ई लेकर आया है। कंप्यूटर साइंस में ओ लेवल में ए स्टार है, और एस क्या था कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। पेरेंट्स ये समझ रहे थे कि हमारा बच्चा तो जीनियस है, ए स्टार आया, सारे ए स्टार हैं। पेरेंट्स का भी जो है प्रेशर कम हो जाता है। पेरेंट भी बोलते हैं नहीं बच्चा तो ए स्टार है तो कर ही लेता है, ओ लेवल कर लेता है, ए लेवल नहीं होता। बिल्कुल क्लियर, आप नाराज नहीं होना इस बात से कि सर ऐसी बात बोल रहे हैं, ये रियलिटी है। ये ए स्टार लाने वाले बच्चे को भी मैंने डीई पर देखा है, और उस बच्चे को फिर मैंने रिटेक देते हुए देखा है। तो ये कॉमन बात है, इसमें कोई नहीं। इसकी रीजन ये होती है कि जब हम स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, फिर हमारी कंसंट्रेशन अदर एक्टिविटीज में ज्यादा हो जाती है। जब अदर एक्टिविटीज में हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो हमारी पढ़ाई पीछे रह जाती है। फिर हमारी एक बात होती है कि हम तो ए स्टार स्टूडेंट हैं, हम तो पता नहीं क्या है। तो नाराज नहीं होना, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है मेरे बच्चों, उसको देखो। ठीक है मेरे बच्चों, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सही है, आज की क्लास हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम संडे को मिलेंगे इसी टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज बेटा, Thank you, sir. अल्लाह हाफिज, सर। अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।